इमेजिन करो, एक इंसान जो फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट का हिस्सा था, जिसके हाई एंड डायमंड स्टोर्स दुनिया भर के सबसे महंगी शॉपिंग स्ट्रीट्स पर थे और जो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के सेलिब्रिटीज का फेवरेट ज्वेलर था। नीरव मोदी, एक ऐसा नाम जो एक वक्त पे इंडिया की इकोनॉमिक सक्सेस स्टोरी का एग्जाम्पल माना जाता था, लेकिन 2018 में ये नाम 11,356 करोड़ के स्कैम के साथ जुड़ गया और जो इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा फ्रॉड में से एक बन गया। पीएनबी स्कैम सिर्फ एक फ्रॉड नहीं था, बल्कि एक पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर की वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज करने वाला मोमेंट था, जिसमें एक ऐसे लूपहोल का फायदा उठाया गया जो सालों तक किसी को दिखाई नहीं दिया। ये सब सुनने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या नीरव मोदी इसमें अकेले शामिल था? क्या ये स्कैम बिना किसी इनसाइड हेल्प के हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमने इससे कुछ सीखा या ऐसे स्कैम्स आगे भी होते रहेंगे? तो आइए जानते हैं एक आम बैंक फ्रॉड का इंटरनेशनल स्कैंडल बनने तक की कहानी। चैप्टर 1, मैकेनिज्म ऑफ द स्कैम। 2011 से लेकर 2017 तक नीरव मोदी और उसके अंकल मेहुल चोकसी, जो गीतांजलि ग्रुप के मालिक थे, सिस्टमैटिकली पीएनबी के बैंकिंग सिस्टम में एक लूपहोल का फायदा उठाते रहे। ये लूपहोल था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का गलत इस्तेमाल। एलओयू एक ऐसा बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए किया जाता है। इसका बेसिक कंसेप्ट यही है कि एक बैंक किसी भी इंसान या कंपनी के लिए एक गारंटी देता है कि अगर इन्होंने किसी दूसरे फॉरेन बैंक से लोन लिया है तो इस लोन का रीपेमेंट होम बैंक करेगा। नॉर्मली इस प्रोसेस में बैंक बोरोवर से सिक्योरिटी या कोलैटरल मांगता है ताकि लोन डिफॉल्ट होने की सिचुएशन में बैंक का रिस्क कवर हो सके, और इसी लूपहोल का फायदा नीरव मोदी ने पूरी तरह से उठाया। उसने पीएनबी के अंदर कुछ करप्टेड ऑफिसर से मिलकर फ्रॉडुलेंट एलओयूज इशू करवा दिए बिना किसी सिक्योरिटी के। इसका मतलब ये था कि फॉरेन बैंक्स जैसे एक्सिस बैंक और इलाहाबाद बैंक के दुबई और हांगकांग ब्रांचेस से लोन लिए गए, पर उनका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड पीएनबी के कोर बैंकिंग सिस्टम में नहीं रहा। ये ट्रांजैक्शन सिर्फ स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू प्रोसेस किए गए, जो एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल पेमेंट मैसेजिंग सिस्टम है, और तो और सीबीएस और स्विफ्ट को क्रॉस चेक नहीं किया गया, जिससे फ्रॉड का पता चलना मुश्किल हो गया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने ये लोन्स अपने डायमंड बिजनेस के नाम पर उठाए, लेकिन इन पैसों का एक्चुअल यूज ऑफशोर शेल कंपनीज में फंड ट्रांसफर करने के लिए किया गया। ये शेल कंपनीज काफी जगह पर रजिस्टर्ड थी जहां टैक्स लॉस और फाइनेंशियल रेगुलेशन लूज होते हैं, ताकि स्कैम ट्रेस न हो सके। ये कंपनी सिर्फ कागज पर मौजूद थी और इनका कोई रियल बिजनेस नहीं था। स्कैम का एक और शॉकिंग एस्पेक्ट ये था कि ये फ्रॉड एक दो बार नहीं बल्कि 6 साल तक लगातार चलता रहा। हर बार नए एलओयूज इशू किए जाते थे और नए लोन्स उठाए जाते थे बिना किसी कोलैटरल के। 2018 में जब पीएनबी के मुंबई ब्रांच से एक जूनियर एम्प्लॉय ने स्विफ्ट और सीबीएस यानी कि कोर बैंकिंग सिस्टम का रिकंसिलिएशन किया, तब स्कैम का पता चला। ये डिस्क्रिपेंसी इतनी बड़ी थी कि बैंक के टॉप मैनेजमेंट तक तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही आगे बढ़ी, ये सामने आया कि 11,356 करोड़ का लोन फ्रॉडुलेंटली इशू हो चुका है और पीएनबी के नाम पे मल्टीपल फॉरेन बैंक्स को गारंटी दी गई थी, और वो भी बिना किसी वैलिड सिक्योरिटी के। ये एक बैंकिंग सिस्टम के ट्रस्ट को हिला देने वाला मोमेंट था। चैप्टर 2, एक्सपोजर ऑफ द स्कैम। जैसे ही पीएनबी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि 11,356 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है, इंडिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। स्टॉक मार्केट में तुरंत पैनिक स्प्रेड हो गया। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर ने बैंकिंग स्टॉक्स बेचने शुरू कर दिए। इसका सबसे पहला इम्पैक्ट पीएनबी के शेयर्स पर पड़ा। एक ही दिन में पीएनबी के शेयर्स 40% तक गिर गए। पीएनबी, जो एक पहले स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैक्ड बैंक माना जाता था, वो एकदम वल्नरेबल लगने लगा। पब्लिक का बैंकिंग सिस्टम पर से विश्वास कम होने लगा और लोगों में ये डर बैठ गया कि अगर इतने बड़े स्केल पर एक नेशनलाइज्ड बैंक फ्रॉड हो सकता है तो छोटी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का क्या होगा। पीएनबी ने तुरंत आरबीआई को स्कैम के बारे में इन्फॉर्म किया और आरबीआई ने इस फ्रॉड की ग्रेविटी को समझते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी और सीबीआई को केस इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे दिया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत केसेस फाइल किए गए। ये एक नया लॉ था जो स्पेशली उन लोगों पर लगाया जाता था जो इकोनॉमिक फ्रॉड करके देश से भाग जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि फ्रॉड सिर्फ पीएनबी तक सीमित नहीं था, बल्कि दूसरे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। इस स्कैम का सबसे बड़ा इम्पैक्ट बैंकिंग सिस्टम के ट्रस्टवर्दीनेस पर पड़ा। फॉरेन इन्वेस्टर्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम पर अपना ट्रस्ट रिकंसिडर करना शुरू कर दिया। आरबीआई ने तुरंत एलओयू को कंप्लीटली बैन कर दिया, जिससे फ्यूचर में कोई भी बैंक बिना कोलैटरल के ऐसे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन अप्रूव ना कर सके। ये एक बड़ा डिसीजन था क्योंकि एलओयूज पहले इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, लेकिन नीरव मोदी के फ्रॉड के बाद आरबीआई को ये इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से स्क्रैप करना पड़ा। दुनिया भर में इंडिया की फाइनेंशियल रेपुटेशन गिर गई।
स्कैम के बाद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF और इंटरनेशनल बैंकिंग बॉडीज ने इंडियन बैंकिंग सिक्योरिटी और फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म पर क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए। इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर बढ़ने लगा कि वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए और ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लाएं ताकि ऐसे केसेस दोबारा ना हो सके। जब स्कैम का पता चला तब तक नीरव मोदी यूके भाग चुका था और लंदन में लग्जरी लाइफ जी रहा था। 2019 में यूके अथॉरिटीज ने उसे अरेस्ट किया, लेकिन उसके एक्स्ट्राडिशन में कई लीगल हर्डल्स आए। गवर्नमेंट उसे वापस लाने की कोशिश करती रही, लेकिन यूके के लीगल सिस्टम की वजह से ये प्रोसेस धीमी होती चली गई। दूसरी तरफ इंडिया में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और CBI ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की प्रॉपर्टी सीज करनी शुरू कर दी। अब तक 1052 करोड़ की प्रॉपर्टीज रिकवर की जा चुकी हैं, लेकिन फुल रिकवरी अब तक पॉसिबल नहीं हो पाई। स्कैम से जो फाइनेंशियल डैमेज हुआ उसका पूरा पैसा वापस लाना मुश्किल लग रहा है। ये केस सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं बल्कि इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा स्कैंडल में से एक बन चुका है, जो आगे चलकर नए फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लाने के लिए एक कैटलिस्ट बनेगा। चैप्टर 3 चेंजेस आफ्टर द स्कैम। नीरव मोदी के स्कैम के बाद इंडियन गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम ने कई बड़े रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जिससे फ्यूचर में ऐसे फ्रॉड्स होने से रोका जा सके। PNB स्कैम्स इंडियन फाइनेंस मार्केट के लिए एक वेकअप कॉल था, जिसने गवर्नमेंट को बैंकिंग रेगुलेशंस में कई चेंजेस लाने के लिए मजबूर कर दिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्शन LOU यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया। LOUs का मिसयूज ने ही इस स्कैम को इतने बड़े लेवल तक पहुंचाया, जिस वजह से RBI ने इस फाइनेंशियल टूल को बैंकिंग सिस्टम से ही हटा दिया ताकि कोई भी फ्रॉडस्टर इस लूपहोल का फायदा ना उठा सके। इसके अलावा फ्रॉड डिटेक्शन मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। पहले बैंक के इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम्स इतने एडवांस नहीं थे कि वो रियल टाइम में ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सके, और इस इशू को एड्रेस करते हुए RBI ने बैंक से स्विफ्ट और CBS सिस्टम को इंटीग्रेट करना मैंडेटरी कर दिया ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन बिना रिकॉर्ड के ना हो सके। रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम्स डेवलप किए गए जिससे अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होता है तो तुरंत रेड फ्लैग रेज हो सके। एक और बड़ा स्टेप फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट 2018 का इंट्रोडक्शन था। इस लॉ का पर्पस उन लोगों की प्रॉपर्टीज और एसेट सीज करना था जो बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स करके देश से भाग जाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये था कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जैसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स की प्रॉपर्टी सीज करने का प्रोसेस फास्ट हो गया। इसके अंडर 19,312 करोड़ की प्रॉपर्टीज विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से रिकवर हो चुकी हैं। ये पहली बार था जब इंडियन अथॉरिटीज ने इस स्केल पर फ्रॉडस्टर्स की एसेट रिकवर की। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये स्कैम्स के लिए रिफॉर्म्स काफी हैं? क्योंकि हर्षद मेहता स्कैम 1992, केतन पारेख स्कैम 2001, सत्यम स्कैम 2009, विजय माल्या फ्रॉड 2016 और अब नीरव मोदी स्कैम 2018, इन जैसे न जाने कितने सारे स्कैम हमें हर बार देखने को मिलते हैं। पर फ्रॉडस्टर्स नए लूपहोल ढूंढ लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे साइबर फ्रॉड्स और हाई लेवल फाइनेंशियल मैनिपुलेशन बढ़ रही है। एक और दिक्कत ये है कि इंडिया में फाइनेंशियल क्राइम्स को सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। नीरव मोदी को 2019 में यूके में अरेस्ट किया गया, पर उसका एक्स्ट्राडिशन अब तक फाइनल नहीं हो पाया। विजय माल्या का भी सिमिलर केस है, वो भी यूके में है और अब तक लीगली फाइट कर रहा है ताकि इंडिया वापस ना आना पड़े। अगर हम सच में फाइनेंशियल फ्रॉड्स को रोकना चाहते हैं तो सिर्फ नए लॉस से काम नहीं चलेगा, एनफोर्समेंट भी इक्वली स्ट्रांग होनी चाहिए। कंक्लूजन यही है, हर फाइनेंशियल स्कैम के बाद नए रिफॉर्म्स आते हैं, नए लॉस बनते हैं और नए प्रोमिसेस किए जाते हैं कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। हर्षद मेहता, केतन पारेख, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे केसेस में हर बार नए लूपहोल्स ढूंढ लिए गए हैं और नए तरीके से सिस्टम को नाकाम साबित किया गया है, पर फ्रॉड्स और स्कैम नहीं रुके। आखिर कब तक आम लोगों का पैसा ऐसे फ्रॉडस्टर्स की लग्जरी लाइफ फाइनेंस करता रहेगा? क्या सिर्फ नए लॉस काफी है या एनफोर्समेंट और अकाउंटेबिलिटी को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।